हमने वो देखा था कि अर्थमेटिक मीन के डिमेरिट्स कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पर अर्थमेटिक मीन नहीं यूज़ होता, वही देखा था ना हमने। तो कहाँ कहाँ पे नहीं यूज़ होता था, इन केस व्हेन देयर वाज डिफरेंट इंपॉर्टेंट, वन इज आउटलायर्स, आउटलाइनर्स नहीं, आउटलायर्स, ठीक है। फर्स्ट इज आउटलायर्स, सेकंड इज परसेंटेज में यूज़ नहीं होगा, रेट्स में यूज़ नहीं होगा, रेशोज में यूज़ नहीं होगा, और हाँ जहाँ पर डिफरेंट वेट्स असाइन किए जाए, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ आप देख लीजिए, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, जब भी आपके पास वेटेड एवरेज होगा, ठीक है, वेटेड एवरेज जो है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी जो देखो नॉर्मली अगर आप एवरेज निकालेंगे, और इन अदर वर्ड्स इफ यू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, आई नॉट यूज वेटेड एवरेज, आई यूज वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। जब आप नॉर्मली मीन कैलकुलेट करोगे तो मीन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यस और नो, उसी पे डिपेंड करेगा। और मीन किस ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा इफेक्ट होगा मीन पे, जो हाई वैल्यूड ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई से 24, 26, 98, द मीन विल बी अलाइन टुवर्ड्स 98, सो हायर वैल्यू जो आपके पास है इट गेट्स मोर इंपॉर्टेंस नॉर्मल अर्थमेटिक मीन में, समझ आ गया। बिकॉज इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कौन करेगा, हायर वैल्यूड ऑब्जर्वेशन। तो नॉर्मल अर्थमेटिक मीन या सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, जितनी हाई वैल्यूड ऑब्जर्वेशन होती है उनका ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, नॉट ओनली हाई वैल्यूड ऑब्जर्वेशन, अगर बहुत कम वैल्यू ऑब्जर्वेशन भी होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू द कैलकुलेट द मीन ऑफ 10, 12 एंड 0.01, तो आपका मीन जो है वो यहाँ की तरह शिफ्ट होगा। तो जब भी आपके जो वैल्यूज़ है ना काफ़ी बहुत ज़्यादा होते हैं या बहुत कम होते हैं, तो वो काफ़ी इफेक्ट दिखा देते हैं किस पे, ओवरऑल मीन पे, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं कि आप जब ज़्यादा ही काफ़ी दूर होंगे वो, वी कॉल्ड एज आउटलायर्स, तो हम कहेंगे वहाँ पर मीन जो है हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन, टू थिंग्स विल डिसाइड। वेटेड अर्थमेटिक मीन में किस ऑब्जर्वेशन का कितना इफेक्ट होगा, वो दो चीज़ें डिफाइन करेंगी। नंबर फर्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, एंड नंबर सेकंड इज द वेट दैट इज असाइंड टू इट, समझ आ गया, दैट इज द वेट असाइंड टू इट। अब आपके पास जो क्वेश्चन था दैट वाज कि अगर आपके पास हाई वैल्यूड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसको जो वेट जो है वो बहुत कम असाइन किया जाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका जो इफेक्ट होगा वेटेड मीन पे वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हाई वैल्यूड ऑब्जर्वेशन का बहुत हाई वेट होता तो उसका इफेक्ट काफी ज्यादा होता। तो इस ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट किससे डिसाइड होगा, इसके वेट असाइन करने से, दोनों चीज से इफेक्ट पड़ता है, आपके ऑब्जर्वेशन से भी और आपके वेट असाइनमेंट से भी। यहां तक क्लियर हो गया। और इफ आई से यू दिस थिंग, फॉर एग्जांपल आई से लेट मी सपोज दीज आर माय ऑब्जर्वेशंस 2, 4, 6 and 8, these are my observations, and the weight that I'm going to assign to them is 5, to all the observations. So what I'm doing, there are 4 observations है, और सबको जो मैं वेट असाइन कर रहा हूं वो सेम ही है। तो इसका मतलब वही होता है जो सिंपल अर्थमेटिक मीन का हो, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली इग्नोर दीज वेट्स। अब ये क्योंकि सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्या होगा, हर किसी को सेम ही इंपॉर्टेंस मिलेगी। जब आप वेट्स भी सेम रख रहे हो तो क्या होता है, हर किसी को तब भी सेम ही इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो चेंज तो कुछ हो नहीं रहा वहां पे। यू आर गेटिंग द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इफ इन केस यू विल डू, फॉर एग्जाम्पल यू विल डू 10, 20, 30 एंड 40, आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आपके पास था 2, 4, 6, 8, जब आप 2, 4, 6, 8 का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे दैट विल बी 5, है ना। 2, 4, 6, 8, 8 + 2 डिवाइडेड बाई 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स 10, दैट्स 10/2 इज 5। अब इसका निकालेंगे 40, 30, 70, 90, 100, 100 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 20, तब भी 5 ही आएगा। सो व्हेन इन केस ऑफ व्हाट, वेटेड अर्थमेटिक मीन, सेम वेट्स आर असाइंड, सो यू कैन सिंपली नेग्लेक्ट द वेट्स। तो उस टाइम आप वेट्स को कंसिडर ही नहीं करते हो। सो कैन आई से व्हेन वेट्स असाइंड आर सेम, व्हेन वेट्स असाइंड आर सेम, जब आपके वेट्स जो है वो सेम असाइन होंगे तो आपका जो वेटेड अर्थमेटिक मीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके सिंपल अर्थमेटिक मीन में। और इस टाइम आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली इग्नोर द वेट्स, आप अपने वेट्स को इग्नोर करके डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। सो this was the concept of simple and weighted arithmetic mean। तो हमने कहा weighted arithmetic mean जो है वो simple arithmetic mean कब बनेगा, जब वेट्स जो है वो सेम होते हैं, और जब वेट सेम होते हैं तो देयर नो लॉन्गर बिकम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंसेस, ठीक है। सो यू कैन सिंपली विदाउट असाइनिंग द वेट्स, यू कैन सिंपली से वेट्स को भूल जाओ, नॉर्मल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करो, आंसर तब भी जो है वो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज ज्योमेट्रिक मीन।
कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन यूज कहां पर करेंगे, हमने कहा जब परसेंटेजेस होते हैं तब हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, जो अर्थमेटिक मीन जो है इट डजंट क्लियरली रिफ्लेक्ट द चेंजेस व्हेन इट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस और व्हेन इट इज इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड थिंग्स, ठीक है, जो भी कंपाउंडली चीजें बढ़ेंगी। सो नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। नाउ सी व्हाट एक्चुअली इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, पहले हम देखेंगे कि निकालते कैसे हैं, उसके बाद हम देखेंगे ये होता क्या है, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली कहूँ ये होता क्या है तो खास समझ आएगा नहीं, बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन जो है बहुत कम आने के चांसेस है, लेकिन हम थोड़ा सा हल्का हल्का जो है एक एक सवाल करेंगे कि अगर क्वेश्चन आएगा भी विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। हाँ, फाइनल आंसर तो नहीं निकलेगा, मे बी इट कैन बी गिवन, क्रूड आंसर्स कैन बी गिवन 10th रूट ऑफ 36, यस दैट कैन बी गिवन, ठीक है, आंसर नहीं दिया जाएगा पॉइंट 2 में, लेकिन क्या वैल्यूज है वो पूछे जा सकते हैं। नाउ सी ज्योमेट्रिक मीन सिंपली मीन्स, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू ऑब्जर्वेशंस A and B, if I'm having two observations A and I ask you to calculate their arithmetic mean, you will say sir arithmetic mean will be equivalent to sum of the two observations divided by their number, yes or no? So in that case arithmetic mean will be A plus B divided by 2, ऐसे ही निकालते हैं arithmetic mean, दोनों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो और डिवाइड करो कितनी ऑब्जर्वेशंस है। लेकिन अब अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है तो ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे करते हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस है भाई, उन जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो विल डू व्हाट, A into B, और उसके ऊपर रेज टू पावर कर दीजिए, रेज टू पावर कर लीजिए 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हियर विल बी 2, ठीक है। एंड यू मे हैव सीन दिस दैट whenever for example you are having something x to the power of 1 by 2, it actually means square root of x, समझ आ गया। इफ आई से x to the power of 1 by 3, ऊपर अगर 1 है ना तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस, अंदर x रहेगा लेकिन यहां पर क्यूब रूट रहेगा, विल बी क्यूब रूट ऑफ x। इफ आई से x to the power of 1 by 6, you will say sir it is the 6th root of x, you are getting the point? So can I say in this case it will be square root of a, and when it is square root you don't need to write 2 over here, by default it is 2 over here, if you don't write anything इसका मतलब कि ये 2 ही है, और अगर लिखेंगे भी 2 कोई भी प्रॉब्लम नहीं, समझ आ गया कि नहीं। सो ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप दो ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर 3 ऑब्जर्वेशंस होंगी, फॉर एग्जांपल आई विल आस्क यू कैन यू टेल मी व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A, B and C, यू विल से सर क्यूब रूट ऑफ A into B into C, you are getting the point? For example I'll ask you similarly what is geometric mean of 2, 4, 3 and 5, for example 2, 4, 3 and 5, so we'll multiply all the observations, that's how much, 120, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, फोर्थ रूट ऑफ 120, समझ आ गया। चलो स्क्वायर रूट तक हम निकाल सकते हैं बट फोर्थ रूट जो है उसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा, सो दैट मीन्स दिस विल नेवर बी आस्क्ड। और अगर हाँ 2 का तो पूछ सकते हैं, 2 का पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A6, what is geometric mean of 4 and 16, आपसे ऐसे पूछा गया, बताइए जी 4 और 16 का क्या ज्योमेट्रिक मीन है, आप बोलेंगे सर एक सेकेंड, ज्योमेट्रिक मीन मीन्स अंडर रूट ऑफ 16 into 4, so that's how much, अंडर द रूट ऑफ 60, और 64 किसका रूट है, रूट मतलब आपके कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, we know 8 8 are 64, so square root of 64 will be how much, 8, so 8 is the geometric mean of 4 and 16, समझ आ गया कि नहीं। तो 2 नंबर्स के लिए तो पूछ सकते हैं, मे बी कभी कभी 3 नंबर्स के लिए भी पूछ सकते हैं जिसका क्यूब रूट जो है वो निकल जाएगा, बट यूजुअली अगर वो देंगे या तो 2 नंबर्स का देंगे या अदरवाइज क्रूड फॉर्मेट में देंगे, इसका बताइए कितना हो गया, समझ आ गया। सो कैन आई से ज्योमेट्रिक मीन इज सिंपली द nth रूट, अब मुझे नहीं पता है ना कितने, 2 ऑब्जर्वेशंस है, 3 ऑब्जर्वेशंस, आई डोंट नो, सो आई कैन सिंपली से nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बताइए समझ आ गया कि नहीं। यू कैलकुलेट द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितना नंबर है उतना ही रूट होगा, 3 ऑब्जर्वेशंस होंगी तो 3rd रूट, 4 ऑब्जर्वेशंस होगी तो 4th रूट एंड सो ऑन। यहां तक समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो यू कैन सिंपली राइट ज्योमेट्रिक मीन इज सिंपली डिफाइंड एज द nth रूट of the product of observation. Simply write down geometric mean is defined as the nth root of
the product of observations is defined as the nth root of the product of observations. nth root of the product of observations. For example, अब ये लिख लीजिए, for example, geometric mean of A and B. For example, the geometric mean of A and B is equivalent to under root of AB. इसी तरीके से geometric root of ABC, फिर ये लिख लीजिए और फिर ये क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और आपके लिए और एक सवाल है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 27। इसको आप कर दीजिएगा, ठीक है। इसका मुझे ज्योमेट्रिक मीन बताइए, शाबाश। Nth means how many observations are there, and just simply multiply the terms and tell me what will be the answer of geometric mean of 3 and 27. शाबाश। जब ये आप इसके ऊपर 6 लिखेंगे ना, ये काफी छोटा होता है, इधर नहीं लिखना होता। अगर आप इधर लिखेंगे कि बिकम 6 रूट x, इसको बिल्कुल रूट के ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 9, yes, the geometric mean of 3 and 27 is 9। चलिए जी, डन, यहां तक समझ आ गया। तो जब भी आपको ऑब्जर्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा, आपको समझ आ गया कि किस तरीके से करना है, प्रोडक्ट कर दीजिए आपस में और वही वाला रूट लगा लीजिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए जी, शाबाश, आगे। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, पहले हम कैलकुलेटिव पार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके जी, चलिए। अब अगर आपके पास मैं ऐसा वाला कोई डेटा रखूं, वी जस्ट डू वन क्वेश्चन ऑन इट बिकॉज आई नो दिस विल नॉट बी आस्क्ड, बट इफ दे विल आस्क, दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल, विच सीरीज इज दिस? डिस्क्रीट सीरीज, यस और नो? सो अब डिस्क्रीट सीरीज में आप ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज योर सीरीज एंड आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन, आप बोलोगे देखिए सर कोई बात नहीं, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, कितनी ऑब्जर्वेशन है सर? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। सर इट विल बी 10th रूट ऑफ। समझ आ गया? किन को जोड़ा? ऑब्जर्वेशंस को जोड़ा नहीं, फ्रीक्वेंसी को जोड़ा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी टेल्स कितनी ऑब्जर्वेशंस है। तो यहां पर टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस है। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है एक्चुअली? 1, 2, 3, 4। सो व्हाट यू विल डू, हर किसी ऑब्जर्वेशन को, अब देखो क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। दैट मीन्स 1 is to be multiplied 2 times, 2 is to be multiplied, so it actually means 1 square, 1 is to be multiplied 2 times, into 2 will be multiplied 3 times, 2 will be multiplied 3 times means 2 cube, 2 cube ही होता ना, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली into 3 to the power 4 and 4 to the power 1। डन सर, क्लियर हो गया किस तरीके से करना है? बस एक सवाल काफी, एक सवाल मैंने दिखाया, एक सवाल आप ट्राई कर लीजिए, समझ आ गया कि नहीं। इसको फर्दर सॉल्व जो है वो नहीं करना है, जस्ट कीप इट एज सच और एज सच ही रख सकते हो। इसके बाद आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे, ज्यादा से ज्यादा इसका जो है आंसर निकाल पाओगे। 10th रूट वहीं रहेगा। एंड यू नो, इंस्टेड ऑफ 10th रूट आई कुड ऑल्सो हैव रिटन, ये है ना 1 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 3 4 इंटू 4 टू द पावर 1 होल रेज्ड पावर 1/10। ऐसे भी लिख सकता हूं। तो आपका ऑप्शन इस तरीके से भी आ सकता है, 1/10 तरीके से भी, और 10th रूट भी आ सकता है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं। समझ आ गया ना किस तरीके से करना है? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है तो आपको पता है सीधा रूट, बट अगर डिस्क्रीट है तो भाई इस तरीके से कर लीजिए, हर किसी ऑब्जर्वेशन को रेज टू द पावर अपना वाला फ्रीक्वेंसी। एंड लॉजिक क्या है, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन में हर किसी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई होता है, अर्थमेटिक मीन में क्या होता था? ऐड होता था। अर्थमेटिक मीन में चीजों को ऐड किया जाता था। दैट्स व्हाई हम क्या करते थे, 1 2 बार है तो 2 into 1, मतलब 1 2 बार। यहां मैंने लिखा ये फॉर एग्जाम्पल 2 3 बार है, तो we used to write instead of 2 plus 2 plus 2, we used to write 2 into 3. बट यहां पर एक्चुअली क्या है, 2 into 2 into 2, because in geometric mean we product all the observations. तो इसीलिए मैंने लिखा 2 क्यूब,
यहां तक क्लियर? तो आपको ये चीज समझ आएगा कि अर्थमेटिक मीन इज रिलेटेड टू एडिशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मोर और लेस, है ना? वहां पर ऑब्जर्वेशंस क्या होती थी आपस में? ऐड होती थी, लेकिन यहां पर क्या होने लगा है? मल्टीप्लाई होती है आपस में चीजें। समझ आ गया? कैन यू डू ए क्वेश्चन फॉर मी बेस्ड ऑन डिस्क्रीट सीरीज? मुझे लगता है आराम से कर पाओगे। लिख लीजिए जरा सवाल एक, पहले ये वाला सवाल एक लिखो, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 3 and 10. A simple question. Calculate the geometric mean of 2, 3 and 10. जल्दी, इसमें टाइम तो लगना नहीं चाहिए। बताओ जी आंसर। शाबाश। क्या 10? तो मैं करूँ कैंसिल, 6 10 60। कितनी ऑब्जर्वेशन है? सिंपल है यार, क्या हो गया? हाँ, 3 आएगा बाहर और अंदर 60। इसको मत करो 320, इसको नहीं होता है, ये रूट है, ये कहाँ होगा? हद है, ठीक है। सो विल बी क्यूब रूट ऑफ 60, बस दैट्स इट। तो फर्दर कैलकुलेशन होगी नहीं। आपको निकालना ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाएगा, एंड इट्स अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर दैट। उधर जाने की जरूरत, दैट्स नॉट द डोमेन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बस दैट्स इट, ठीक है। और यू कैन राइट 60 टू द पावर ऑफ 1/3। इसको हम स्टैटिस्टिक्स में फिर आगे लॉगरिथम से सॉल्व करते हैं। वी अप्लाई द लॉग, देन वी से log 60 टू द पावर 1/3, देन वी से 1/3 log of 60 एंड देन सॉल्व इट बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक टेबल। बस इसको हमें उधर ही रखना है, 60 टू द पावर ऑफ 1/3 और क्यूब रूट ऑफ 60। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ओके, फिर से करो यार, परेशानी उठ गई। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4, 2, 1 एंड 5, जल्दी से। 4, 2, 1 and 5। फोर्थ रूट ऑफ 40, यस, फोर्थ रूट ऑफ 40। ऐसे नहीं होगा 4, 10, 40, इट्स फोर्थ रूट ऑफ 40। डन? क्लियर हो गया? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट सीरीज। कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट सीरीज। इतनी छोटी सी सीरीज आपके सामने, बस। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट सीरीज। शाबाश। अंडर रूट ऑफ 150, 150 क्या 125? अंडर रूट ऑफ 125। क्या हो गया? ये क्या देखूं, क्या सर तुम्हारा ठीक? क्या हो गया? देखो देखो इधर देखो, पहले बताओ कौन सा रूट है? लिखा ही नहीं है, फोर्थ रूट आएगा। देखो ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 3 ये और 1 ये तो सिंपल, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना था, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल। ये आना चाहिए फोर्थ रूट। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? फोर्थ रूट आएगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टू द पावर फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन टू द पावर फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन टू द पावर फ्रीक्वेंसी। नाउ 5 क्यूब इज 125 इनटू 2, 250, अगर वहां तक जाना भी है, अदरवाइज यू कैन कीप इट एज सच। मैं इधर ही रोका मैंने आपको, मैंने बस बोला इतना दे दो मुझे, ठीक है। सब और एक कर दो यार। आप देखो किसको प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। चलो 1 2 3 3 4 6। ओके, this should be the answer. The 13th root of 1 to the power 3 into 2 to the power 4 into 3 to the power 6। बस मुझे इसके ज़्यादा नहीं चाहिए। दिस इज योर आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया? मेहरबानी करके इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, नाउ इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, तो उसके लिए भी एक बार देखेंगे। मुझे लगता है वो तो आएगा आपको,
मिड पॉइंट निकालो, फिर वही XF बनेगा मेरे हिसाब से। जरा करके दो मुझे। ये रहा 0 to 10, ये रहा 10 to 20 और ये रहा 20 to 30। दिस इज योर X एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ 4, 6 एंड 10। भाई मुझे इसका निकाल के दो ज्योमेट्रिक मीन। शाबाश, वेरी गुड। चलिए जी, अब तो आएगा आपको, बिकॉज यू नो व्हेन X इज नॉट गिवन यू नो हाउ टू कैलकुलेट X। हाँ, मिड पॉइंट विल बिकम X, सिंपल। मतलब आपका ऐसा बन गया ना, अब ये मानो मिड पॉइंट है X और ये फ्रीक्वेंसी बन गई। दिस शुड बी योर आंसर। 20th रूट ऑफ, ठीक है, 20th रूट ऑफ 5 to the power 4 into 15 to the power 6 into 25 to the power 10, and you know humanly as of now without using any device it's quite impossible for you to get the answer of it। यहां तक क्लियर, समझ आ गया? तो आपको अब समझ आ गया कि ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैसे निकालेंगे और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए कैसे निकालेंगे। बट सी, माई एप्रीहेंशन इज दैट अगर आपका ये सवाल ज्योमेट्रिक मीन पे आ गया तो इट इज हाईली अनलाइकली कि अब आपको पूछेंगे कि किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। दे विल आस्क यू द इंपॉर्टेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। नाउ सी व्हाट हैपेंस। अब हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस पे इसको समझ नहीं पाएंगे। विल गो बैक टू द बेसिक वन, दैट इज द इंडिविजुअल सीरीज। व्हेन वी कैलकुलेटेड फॉर इंडिविजुअल सीरीज लाइक दिस, ठीक है, आपने कहा सर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, आप इन्हें भी क्वेश्चन किया था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 27 इज 9, यही कहा आपने। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअली होता क्या है, और आपने क्यों कहा सर कि ये परसेंटेजेस में लगता है। देयर शुड बी अ रीजन कि क्यों लगता है, और आपने कहा रेट में लगेगा। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल अगर लेट मी सपोज कोई भी चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, कंपाउंडली ग्रो करेगा। मान लीजिए मेरे पास या छोड़ दीजिए किसी स्टेट है, इसकी पॉपुलेशन है 10,000, इसमें पहले साल बढ़ेगा 10%, फिर अगले साल जब 10% बढ़ता है वो किसका बढ़ेगा? जो ऑलरेडी बढ़ चुकी पॉपुलेशन है। समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडली, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड चेंजेस, ठीक है। और वी कैन से परसेंटेज इंक्रीजेस। समझ आ गया? कोई चीज था उसमें 10% बढ़ गया, फिर जो निकला ना फिर उसका 10% बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड थिंग्स, जो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड विल ऑल्सो वर्क ऑन दिस। कंपाउंड मीन्स पहला कोई चीज है, फिर वो बढ़ गया, फिर ये जो बड़ा हुआ चीज है ना इसमें फिर से बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड। बस आप इतना फिलहाल याद रखिएगा। नाउ सी व्हाट हैपेंस व्हेनेवर आई फाउंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू थिंग्स 3 and 20, होता क्या है, ये जो ज्योमेट्रिक मीन निकल के आता है ना, इट बेयर्स सेम रेशियो विद बोथ द थिंग्स। दिस ज्योमेट्रिक मीन व्हाट यू आर गेटिंग, दिस नंबर, इसका सेम रेशियो दोनों चीजों के साथ रहेगा। देख लीजिए 9/3 कितना हुआ? 3। 27/9 कितना हुआ? तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का रीजन ही यही है कि आप मुझे एक ऐसा नंबर दे दो जो पिछले और आगे वाले के साथ सेम रेशियो बेयर करेगा। जब आप देखो, आप ये कोई इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, आप यहां से यहां जंप गए, लेट मी सपोज 2 साल में कंपाउंडली हो रहा है। आपको जो मिड पॉइंट निकालना है आप इसको अर्थमेटिक मीन से नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये एडिशन के थ्रू तो हुआ ही नहीं है। जो चीज एडिशन के थ्रू होगा उसको हम अर्थमेटिक मीन से वापस ला सकते हैं, बट जो चीज परसेंटेजली बड़ी है, मतलब विद मल्टीप्लीकेशन बड़ी है, उसका अगर आपको वापस जाना है, मिड पॉइंट कहीं ना कहीं निकालना है या मीन निकालना है, यू कैन नॉट डू दैट बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन। यू हैव टू फाइंड ऐसा नंबर विच बियर सेम रेशियो विद बोथ द थिंग्स। अब ऐसा हुआ, मान लो अब मैं आपको कहूंगा कोई चीज बड़ा 3 गुना। कितना बड़ा? 3 गुना। देखो पहले वो 3 था, अब देखो पहले वो 3 था, फिर वो जो पहले साल बढ़ा तो 9 हुआ, फिर जब फिर से 3 गुना बढ़ा तो 27 हुआ। क्या गलत है? वही मैं आपको कह रहा था, बताइए 3 और 27 का मीन क्या रहेगा? अब अगर आप करते अर्थमेटिक मीन, दैट वुड हैव बीन 15। तो 3 से जब मैं 15 गया, मैंने उस टाइम उतना एक्सपोनेंशियली में ग्रो नहीं हुआ जितना 15 से 27 के बीच में। इट विल नॉट बी सेम।
बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ रेट आगे जा रहा है, परसेंटेज इंक्रीज जा रहा है. यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो अर्थमेटिक मीन विल नॉट गिव यू, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अर्थमेटिक मीन जो है वो सही से रिप्रेजेंट नहीं करता जब परसेंटेज इंक्रीजेस हो रहे हैं. समझ आ गया कि नहीं? अब मैं आपको ये दिखाता कि किस तरीके से, बट फायदा ही नहीं है, क्या करना, उसमें एक लेक्चर चला जाएगा. I'll show you how, for example, 10% increase, I'll put it as 1.1, 20% increase, I'll put it as 1.2, then I multiply it, then get the square root of it. ठीक है, फिर उसका जब स्क्वायर रूट में निकालूंगा वो अराउंड 0.16 क्या जाएगा, जो मैंने कल दिखाया था कि 10% 20% इज अराउंड 32%. तो नो नीड ऑफ इट. बस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहिए उससे थोड़ा ही एक्स्ट्रा आपके पास मिल रहा है. दैट इज जब भी आप ज्योमेट्रिक मीन दो आइटम्स का निकाल रहे हैं, वो कौन सा नंबर आपको आता है, वो नंबर आपके पास आता है विच बियर्स द सेम रेशो विद बोथ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस. समझ आ गया? सो कैन आई से इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज सी, अगर ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कितना है, सी, तो सर अगर आप सी बाय ए निकालेंगे, अगर आप इसका इसके साथ निकालेंगे और इसका इसके साथ, बिकॉज बड़ा अब ये वाला है, हम बड़े का छोटे के साथ निकालेंगे, सी बाय ए का और बी बाय सी का जो रेशो है वो क्या होगा, वो सेम ही होगा. यही मकसद है ज्योमेट्रिक मीन निकालने का. एक ऐसा नंबर बताओ विच बियर्स द सेम रेशो विद बोथ द नंबर्स. समझ आ गया? सो ज्योमेट्रिक मीन इट गिव्स यू ए नंबर विच बियर्स द सेम रेशो with the individual observations. चलिए जी, समझ आ गया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस अपने ध्यान के लिए जो है अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन हम कहां यूज करेंगे, जहां पर परसेंटेज इंक्रीजेस हो रहे हैं. ठीक है, या यहां पर जो नंबर्स है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये देखो 3 गुना 9 3 गुना 27 विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इफ इट वुड हैव बीन एडिशन, अब देखो मैं 3 था, जरा यहां देखो 3 था, मैं और 3 बड़ा कितना हो गया, मैं और 3 बड़ा कितना हो गया 9. अगर आपको ये वाला वैल्यू निकालना होता, आप करते 3 + 9 = 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 = 6. बिकॉज चीजें बनी ही थी किस चीज से, एडिशन से. तो एडिशन से जब कोई चीज आगे बढ़ती है तो उसका मीन निकालने के लिए वी गो फॉर अर्थमेटिक मीन. बट जो चीजें प्रोडक्ट से बनी होती है उसका अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे आपको नहीं निकलेगा सर. उसका मीन निकालने के लिए आपको ज्योमेट्रिक मीन के लिए जाना पड़ेगा. So the things which are related to each other with the help of multiplication. For example, bacterial growth हो रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन से होगा. ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन से होगा तो उसमें भी क्या लगेगा, ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, अच्छा, तो क्या ना, इससे तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हम ज्यादा के कब यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हम कम यूज करते हैं जब हमारे पास क्या हो, जो ऑब्जर्वेशंस जो है दे आर लिंक टू ईच अदर ईदर बाय यूजिंग परसेंटेजेस, जब परसेंटेज उनका हो या रेशो की चीजें हो, या रेशो में ज्यादा यूज है, परसेंटेज में ज्यादा यूज करते हैं, और जब ये जो आपस में रिलेटेड हो दे आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दे आर मल्टीप्लिकेटिवली गोइंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पॉइंट नंबर सेकेंड. सो पॉइंट नंबर सेकेंड इज जो अर्थमेटिक मीन है, अगर मैं आप वापस आ जाऊं अर्थमेटिक मीन पे, बिकॉज आई हैव टू कंटिन्यूअसली रिलेट नाउ दीज 3 थिंग्स, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. कैन यू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6, 0 एंड 6? इज इट पॉसिबल दैट यू कैन कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6, 0 एंड 6? इन 3 ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन निकल सकता है. कैन यू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6, 0 एंड 6? मुझे बताओ निकाल सकते हैं कि नहीं? द क्वेश्चन इज ओनली दिस, यस और नो. हाउ मच विल बी द अर्थमेटिक मीन, बताओ. 12 divided by 3. 0 is not having a value, but it is one of the observation and it will have a direct impact on others. समझ आ गया कि नहीं? So whenever it's okay, can you calculate arithmetic mean for 6 minus 6 and 10? Yes, कोई बात नहीं, कर सकते हैं. तो कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 3 इज 3.33. सो अर्थमेटिक मीन जो है इट इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस, नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड इवन जीरो वैल्यूड ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, सो फॉर अर्थमेटिक मीन वी कैन राइट डाउन दैट अर्थमेटिक मीन जो है, यू कैन राइट डाउन अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन zero valued observations.
जीरो वैल्यूड ऑब्जर्वेशन। जीरो होगा ऑब्जर्वेशन, कोई बात नहीं, उसका भी अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। नेगेटिव है तब भी कर सकते हैं, पॉजिटिव है तब तो है ही है, ठीक है, पॉजिटिव के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट ज्योमेट्रिक मीन? व्हाट अबाउट, कैन दिस बी यूज्ड फॉर ऑल द वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूड ऑब्जर्वेशंस? लेट्स चेक। जीरो तो होगा नहीं, बिकॉज द मोमेंट अंडर रूट आ गया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल, for example, geometric mean of 6 and 0 will be under root of, तो 0 ही बनेगा, और under root of 0 is not defined, मतलब इसके हिसाब से तो सारा 0 ही चला जाएगा। आप अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 100, 120, 160, 180 एंड 0, बोलेगा सारा 0 ही है। You are getting the point or not? So geometric mean जो है it is not used for zero valued observation. सर zero valued observation के लिए geometric mean इस्तेमाल नहीं किया जाता। समझ आ गया ना क्यों? Because इससे क्या होगा, अगर एक भी zero valued observation आ गया तो ये सारे को क्या कर देगा, because things are related with the help of multiplication, तो सारा जब बीच में मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा तो ये सारे को क्या कर देगा, जीरो ही कर देगा। इसीलिए सर हम ज्योमेट्रिक मीन जो है वो जीरो वैल्यूड ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज नहीं करते। समझ आ गया कि नहीं? बट क्या अर्थमेटिक मीन लगेगा? अब खुद सोचो, ऐसी ऑब्जर्वेशंस जहां पर एक वैल्यू जीरो होगा वहां ज्योमेट्रिक मीन नहीं चल पाएगा, इट्स अ ड्रॉबैक, नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट विल मेक एंटायर वैल्यू टू बी इक्वल टू जीरो। ओके, व्हाट अबाउट नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस? नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज हो सकता है। Let's try. Geometric mean of 6 and -8. ठीक है सर, it'll be how much? Under the root of -40, और आपने बचपन में पढ़ा था अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस होगा इट बिकम्स एन इमेजिनरी नंबर, समथिंग कॉल्ड एज आयोटा, इट्स इमेजिनरी, मतलब ये कोई नंबर ही नहीं है। तो जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यूड ऑब्जर्वेशन आ गई, क्या बन गया, अंडर रूट -8, तो अंडर रूट -8 इज इमेजिनरी, इट विल बिकम आयोटा अंडर रूट 48, तो ये मानो इमेजिनरी नंबर है, ये होता ही नहीं है कोई नंबर फिलहाल के लिए हमारे लिए, ठीक है। जब तक हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस इज इन योर सिलेबस, हाँ वहां तो होगा, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ -48 तो भाई नहीं होगा। बट जरा यहां बताइए, थोड़ा सा पूरा क्लियर करेंगे ना पहले, चलिए किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ -6 इंटू -8 अंडर रूट ऑफ 48, तो ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है? फिलहाल के लिए प्रॉब्लम है, कहां है प्रॉब्लम, ठीक तो करके दिया मैंने। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6 and 8? आंसर, अब ज्योमेट्रिक मीन किसका अंडर रूट 48 है, -6 -8 का कि 6 और 8 का? It's not possible कि -6 -8 will also have the same value and 6 and 8 will also have the same value। दोनों का नुकसान -6 -8 भी बोल रहा है वो चीज, और 6 और 8 भी बोल रहा है वो चीज। तो because of this flaw we say that geometric mean cannot be used for negative valued observations, because there was a concept that was given, अगर दो होंगे तो हमने कहा ठीक है दो है, बट वो तो दोनों का सेम आएगा, छोड़ दीजिए सर, ज्योमेट्रिक मीन जो है इट विल नॉट बी यूज्ड फॉर नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस। सर सॉरी, नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस के लिए भी यूज नहीं होगा, और जीरो वैल्यूड ऑब्जर्वेशंस के लिए जो है उसके लिए भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। किस चीज को, ज्योमेट्रिक मीन को। समझ आ गया, क्लियर हो गया? तो ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूड ऑब्जर्वेशंस। कैन आई यूज द स्टेटमेंट? यस, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूड ऑब्जर्वेशंस। यस, इट कैन नॉट बी यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बताइए यहां तक क्लियर हो गया? शाबाश। तो व्हाट वर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन नाउ? एक तो ज्योमेट्रिक मीन जीरो वैल्यूड ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, और क्या चीज नहीं होगा, हाँ, और अगर आपके पास नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस है उस टाइम भी आप ज्योमेट्रिक मीन को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर? शाबाश। बट व्हाट अबाउट अर्थमेटिक मीन? उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिकॉज उसमें चीजें किस तरीके से अटैच है आपस में, उसमें आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपके सामने नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ राइट डाउन नेक्स्ट टाइप ऑफ मीन, दैट्स कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन। दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? हार्मोनिक मीन। And harmonic mean is conceptually the most difficult type of mean। अगर हम conceptually बात करें, ऐसे तो चलो फॉर्मूला से तो सब कुछ सेम ही लगता है, उस बेचारे को मुश्किल और सही आसान में फर्क नहीं दिखेगा। We'll remember it by using formulas, उसके लिए तो सब सेम ही है, उसके लिए वो भी वैसे ही याद करना है और इसको भी वैसे ही याद करना है, तो उसके लिए कोई खास फर्क नहीं रहेगी। लेकिन हमारे लिए जो है इट इज डिफरेंट।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस हार्मोनिक मीन. अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई आप लिख लीजिए हार्मोनिक मीन जो है इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन. अगर 2 दिन आप घर भी जाओगे फिर आराम से इस बारे में सोचोगे भी तब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं. डेफिनेशन इज करेक्ट. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. भाई सर के ऊपर से बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ना तो मुझे समझ आ रहा है, आपकी तो बात ही नहीं है. Now let's understand what is this harmonic mean, where to use this harmonic mean, and I'll tell you what exactly is this, because this is a very good concept. बस देख लीजिए, बस पेन वेन नीचे, बस दिमाग लड़ाइए क्या मैं कह रहा हूं. चलिए, let me do it by using an example, a real life example in front of you. कल आपको थोड़ा सा याद होगा हमने कहा था हार्मोनिक मीन हम कब यूज करते हैं, हल्का सा, और वो आपको खास समझ भी नहीं आया होगा. जब मैंने कहा स्पीड बाय टाइम, चलो ठीक है, इतने में इतना अगर समझ भी नहीं आएगा तो चलो चलेगा, आपके दिमाग में यही रहा होगा, है ना, कि चलो इतने लेक्चर्स में अगर थोड़ा 10-20 मिनट समझ भी नहीं आया, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं. बट आप देख लीजिए इस चीज को हम कैसे क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिए. हार्मोनिक मीन एक्चुअली क्या होता है, पहले मसला है कि हार्मोनिक मीन के लिए मैं जा क्यों रहा हूं. देखिए क्यों जा रहा हूं, ध्यान से देखिए. मुझे बताइए, मैंने कोई चीज लाया 40 रुपए पर केजी के हिसाब से, कोई भी चीज मैं बता दूंगा बाद में क्या लाया था मैंने, और दूसरा चीज मैंने लाया 50 रुपए पर केजी के हिसाब से. दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू. आई एम टेलिंग यू आई बॉट सम आइटम्स at 40 rupees per kg and some items at 50 rupees per kg. This is the price of something. But you know, the moment I say 40 rupees per kg, it is actually a fraction, a ratio. Rupees per kg. Fraction, है ना? 40 rupees per kg. समझ आ गया? Okay. And I ask you, can you tell me what is the arithmetic mean? नॉर्मली अगर मैं आपसे बोलूं, आप बोलोगे सर 45 रुपीज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं. चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंपल कर दूं, चलो इसको मैं 60 बना दूंगा, ठीक है. चलिए जी, एक मैंने 40 रुपए का लाया किलो और दूसरा मैंने 60 रुपए का किलो लाया. आप कह रहे हो सर विदाउट एनी सेकंड थॉट यू आर सेइंग सर अर्थमेटिक मीन इज 50 रुपीज पर केजी. आई टेल यू वेट, ठीक है, एक 2 मिनट रुकिए. क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं अलग अलग क्वांटिटी ले आऊं, आई गेट 2 डिफरेंट क्वांटिटीज, डोंट यू थिंक दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज और वेटेड अर्थमेटिक मीन. मैंने ये लाया 40 रुपए का, ये लाया 50 रुपए का, ठीक है, बट वो मैं ला रहा हूं 10 केजी, ये मैं ला रहा हूं 20 केजी. फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो आइटम है ये मैंने लाए 10 केजीज और ये वाला जो है ये मैंने लाए 20 केजीज. समझिएगा आराम से, ठीक. आपने कहा सर ये तो सीधा वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, वेटेड अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट. मैंने कहा कैसे? आपने कहा 40 आपने लाए 10 केजी और 60 आपने लाए 20 केजी. दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द वेट. दिस इज प्राइस, दिस इज वेट. सर वी नो हाउ टू सॉल्व इट. आई टेल यू सर, दिस इज 40 एंड दिस इज 60. यस और नो? दिस इज व्हाट? x. सर लेट मी असाइन द वेट्स टू इट, 10 and 20. सर दिस विल बी 400 एंड दिस विल बी 1200. समझ आ गया? सर हाउ मच इज टोटल? 1600 डिवाइडेड बाय 30. बताइए यहां तक समझ आ गया? समझ आ गया? सो सर द एवरेज इज 53.33. मान के चलो 2 मिनट के लिए, ठीक है. कितना? 53.33 रुपीज पर केजी इज द एवरेज अगर मैं ये 10 किलो ला रहा हूं और ये 20 किलो ला रहा हूं. यहां तक समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए. सिनेरियो नंबर 2. But can you tell me, is this 53.33 possible to get the values if I calculate arithmetic mean? No. By arithmetic mean, it will become 50. Okay. Scenario number 2. Rupees 40 per kg. Rupees 60 per kg. I am getting 10 kgs of this and 10 kgs of this. Both. दोनों के मैं 10 kgs ला रहा हूं. Can you tell me? आप कहोगे सर मुझे नहीं लगता इसको करने की जरूरत है. यू आर असाइनिंग द सेम वेट एंड व्हेन यू असाइन द सेम वेट इट बिकम्स व्हाट? सिंपल अर्थमेटिक मीन. सर यहां पर जो प्राइस है वो आनी चाहिए 50 रुपीज पर केजी. बताइए समझ आ गया कि नहीं? यहां पे कितना आ गया? 53.33.
समझ आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, सिनेरियो नंबर 3. आई एम स्पेंडिंग रुपीज 200 रुपीज. आई एम स्पेंडिंग 200 रुपीज ओवरऑल. मैं 200 रुपए खर्च कर रहा हूं और मैं ला रहा हूं कोई भी चीज एट 40 रुपीज पर केजी के प्राइस से. एंड I am again spending 200 rupees, but this time I am getting the items at 50 rupees per kg. समझ आ रहा है? ये आपको समझ आ गया? आपने कहा सर prices were different, weights were different. This is weighted arithmetic mean. This question is to be done by using the concept of weighted arithmetic mean. समझ आ गया? Okay. Sir, this question आपने कहा quantities are same. That means weights assigned are same. Sir, when weights assigned are same, no problem. Do it by using simple arithmetic. समझ आ गया? और आप इसको ये भी देखोगे, अगर मैं 10 kg की जगह 40 kg लेता दोनों के, तब भी आंसर वही आ जाता. अगर मैं 10 kg की जगह 20 kg ले आता, तब भी उतना ही रहता. बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट, वेट्स बीइंग असाइंड इज सेम. अब देखो, आपके एग्जाम में सवाल ऐसे आ सकता है, अ पर्सन इज गेटिंग राइस एट ₹40 per kg and another at ₹60 per kg. If both are buying same quantity, उसने कहा ही नहीं कितना, same quantity, calculate the mean. Calculate the mean. ना उसने बोला अर्थमेटिक मीन, ना तो उसने आपको वेट दिया ताकि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सको. अगर फॉर एग्जांपल, चलो ये मुझे पता भी नहीं था, किसी को ये पता भी नहीं है, वो क्या करेगा, 40 रुपए पर किलो, 10 kg, तो टोटल 400 रुपए खर्च हो गए 400 रुपए खर्च. 60 रुपए का किलो, 10 किलो ले रहा हूं तो कितने रुपए, 600 रुपए. 600 और 400 कितने हो गया, 1000. टोटल कितने किलो लाए, 20 किलो. 1000 बाई 20, 50 रुपए. ये जी सकती. बट एग्जामिनर व्हाट विल डू, he'll omit this. He'll say one is getting 40 rupees per kg rice and another is getting 60 rupees per kg rice, and both are getting same quantities of rice. The moment he said same quantities of rice, आपको समझ आ गया, normal arithmetic mean. Get the answer, it's 50. No matter what this quantity is. Very, very important what I am trying to say. No matter what this quantity is. अब देखो यहां पर, इधर आओ. 240 रुपए पर किलो, 250 रुपए पर किलो. क्या मैं कह सकता हूं यहां पर, इसने यहां पर एक्चुअली 5 kg लाए हैं. देखो 40 रुपए में इसको किलो मिल रहा है, इसने 200 रुपए दिए, तो कितने kgs मिलेंगे, he'll get 5 kgs over here. Yes or no? यहां पर 4 kgs ले रहा है. ओके, समझ आ गया? सो कैन आई से टोटल वेट इज 9 kgs एंड टोटल प्राइस इज 400 रुपीज. सो कैन आई से द मीन प्राइस जो इसमें है दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 9. बताइए यहां तक समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर? सो एक्चुअली द प्राइस दैट इज 44.44 रुपीज. समझ आ गया? बट इज दिस 44.44 अर्थमेटिक मीन? नो. 40 rupees per kg, 50 rupees per kg. Arithmetic mean should have been 45. But what it is coming out to be? मैं बताऊंगा ये 44 कहां से आता है. This 44 is coming with the help of harmonic. I'll tell you the formula as of now directly. Harmonic mean is given as 2ab divided by a plus b. This is the formula of harmonic mean. फिलहाल के लिए आप 2 मिनट याद रखिएगा, ठीक है? What is 2 is as such? A क्या है आपका 40 rupees, B 50 divided by A plus B is 90. 42 और 85 are 400 divided by 90. समझ आ गया? मैंने कहीं गलत तो नहीं किया? सॉरी 9. टोटल वेट इज 9 kg. सॉरी, समझ आ गया? यू गॉट द सेम आंसर एज 400 डिवाइडेड बाय 9. बात समझ आ रही है? ठीक है. 90 या 0 कटेगा तब जाके बराबर है. बात समझ आ गई? एक सेकंड, इसको मैं फिर से करूंगा. भाषा में कुछ खबर क्या मज बसा मैं लगो जादू वादू क्या. I said I could have directly done it by using the formula of harmonic mean, and harmonic mean is given as 2ab divided by a plus b. 2a is how much? 40 rupees. B is 50 rupees divided by 40 plus 50 is 90. 0 and 0 will go.
14 into 2 is 80, 80 into 5 is 400, so 400 divided by 9 and that is 44.4. अब आप कहोगे सर सिनेरियो तो सेम ही लग रहा है मुझे, वहां भी 40 रुपए 50 रुपए, लेकिन कहीं पर आप लगा रहे हो वेटेड मीन, कहीं पर आप लगा रहे हो सिंपल अर्थमेटिक मीन, और कहीं आपने नया ही चीज इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज हार्मोनिक मीन. नाउ सी व्हाट हैपेंस. अब यहां देखो लास्ट वाला केस अगर हम देखेंगे तो इसमें जो प्राइस था, मतलब जो आप टोटल प्राइस इन्वॉल्व इसमें जो हो रहा था, दैट वाज सेम. यस और नो? 200 रुपीज. अब देख लीजिए केस फर्स्ट क्या मेरे पास था. केस फर्स्ट था प्राइस अलग अलग थी, प्राइस डिफरेंट, क्वांटिटी डिफरेंट. यस और नो? इफ यू रियलाइज द सेकंड केस, the price was same, no, price was different, price was different, quantity was, and case third cost was same. price नहीं, price means individual, ठीक है. cost was same and quantity was. यही था कि नहीं? क्वांटिटी अलग अलग आप ले रहे थे, लेकिन आपके पास क्या चीज़ था, आपको बस इतना पता था कि कॉस्ट क्या है, सेम है. अब देखो होता क्या है, जो कल का कॉन्सेप्ट मैं आपको कह रहा था, जब मैं कह रहा हूं प्राइस पर यूनिट, यही आपकी रेट होती है ना. आप कितना पैसा खर्च करोगे डिवाइडेड बाय कितना लाओगे, उसी से प्राइस पर यूनिट निकलेगा. देखो आपने 200 रुपए दिए और लाए वहां से 10 केजीज, सो द प्राइस इज 20 रुपीज पर केजी. यही है ना प्राइस पर यूनिट. अब देखो क्या होता है, वेन एवर यू विल सी एनी रेशियो, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वेन एवर यू विल सी एनी रेशियो प्राइस पर यूनिट, व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस केस, द प्राइस वाज सेम फॉर बोथ द केसेस, द प्राइस वाज सेम, द प्राइस वाज सेम, सो कैन आई से न्यूमरेटर हैड नो इफेक्ट, न्यूमरेटर हैड नो इफेक्ट. इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा था, डिनोमिनेटर की वजह से. तो जब भी आप कोई भी ऐसा केस देखेंगे जो रेशियो बेस्ड पे होगा, लेकिन दो केसेस में क्या हो रहा है, उनका जो न्यूमरेटर का वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट, सेम, दैट थिंग इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग हार्मोनिक मीन. बिकॉज व्हाट विल हार्मोनिक मीन डू, इट विल रिवर्स दिस थिंग, it will reciprocate this thing and give more importance to the unit instead of price, because price is constant. यहां देखो आपने अगर कभी खुदा ना खास्ता आपने अगर एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, आपने देखा होगा एवरेज स्पीड इज गिवन एज 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. बुक पे फॉर्मूला लिखा होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, बट मुझे 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b से ये याद पड़ रहा है. मैंने कहा कैसे 2ab डिवाइड बाय a प्लस, आपको एक सेकंड, स्पीड किसके बराबर होता है सर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, और वो बेचारा वहां पे लिखेगा अभी व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, वो बेचारा लिखता है वहां पे व्हेन डिस्टेंस, अब उसको पता नहीं है वो अलग बात है. ही सेज व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज एवरेज स्पीड इज गिवन एज 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. क्यों सर, मैं बताऊंगा. जब डिस्टेंस सेम होगा तो दोनों का न्यूमरेटर सेम, जब दोनों का न्यूमरेटर सेम होता है तो एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, हार्मोनिक मीन से, और ये हार्मोनिक मीन है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. समझ आ गया. अब देखो इतना मगजमारी करने का क्या फायदा था, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपको पूछा जाएगा एन अमाउंट ऑफ रुपीज एक्स, an amount of rupees x was spent by, let me suppose, Iqbal on purchasing two different varieties of rice. An amount of x was spent by Iqbal on purchasing two different quantities of rice at the rate of rupees 40 per kg and rupees 60 per. समझ आ गया. कुछ अमाउंट था, हमें नहीं पता अमाउंट क्या था. अगर अमाउंट पता होता बाय यूजिंग वैरिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मैं निकाल लेता, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके निकाल लेता. बट इसने क्या कहा, एन अमाउंट ऑफ रुपीज एक्स was spent by Iqbal on purchasing two different varieties of rice
at 40 rupees per kg and 16 rupees per kg. Calculate the, ये अब पूछेगा नहीं calculate the harmonic mean because he knows. Calculate the mean price of rice. हमें बताइए what will be the mean price of rice because ये आपसे वहां पूछेगा बताओ जी कौन सा मीन लगेगा. अगर ये कहता कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फिर तो गया था, सिस्टम खत्म. इसे कहा कैलकुलेट द मीन प्राइस ऑफ राइस. बताओ जी क्या प्राइस रहेगी राइस की आपके हिसाब से. बात समझ आ रहा है कि नहीं? यू गेटिंग द पॉइंट. अब देखो फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ दिस x देयर वुड हैव बीन 200 इंस्टेड ऑफ दिस x. ठीक है. ऑन परचेजिंग टू डिफरेंट वैराइटीज ऑफ राइस एट 40 रुपीज पर केजी एंड सेम रुपीज x फॉर परचेजिंग राइस फॉर 60 रुपीज पर केजी. आई एम नॉट टेलिंग कि कॉम्बिनेशन में 200 रुपए इसने 40, इस मैंने कहा x से ये 40 रुपए पर केजी ला रहा है और उसी x से ये 60 रुपए पर केजी भी ला रहा है. लेट मी सपोज दैट x इज 200 रुपीज. जो आपने अभी एग्जांपल किया, आपका प्राइस कितना आ रहा था? 44.44. अब देखो, अब अगर मैं 200 की जगह मैं लेट मी सपोज मैं ले लूंगा 240 रुपए. कितना? 240 रुपए. तो 240 रुपए पे जब मैं 40 रुपए पर केजी से हिसाब से लूंगा, मैं 6 केजी उठाऊंगा. यस और नो? और जब मैं इसी को 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से उठाऊंगा तो मैं कितना उठाऊंगा? 4 केजी. यू आर गेटिंग द पॉइंट. बस इस सिनेरियो को देख लीजिए. जब मेरे पास 200 रुपए था, मैंने जब 40 रुपए पर केजी के हिसाब से उठाया, मैंने कितना खर्चा किया? 5. और यहां पर मैंने कितना खर्चा किया? आई वॉज गेटिंग एवरेज एज 44.44. इन व्हाट केस? मैंने कहा 44.44 छोड़ दीजिए. हम कैसे निकालेंगे इसको? 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी. समझ आ गया? यहां पर मैंने क्या रेट रखी थी? 40 और 50. इधर भी रखेंगे ना 40 और 50, तभी तो आंसर टैली कर पाएंगे. मैंने देखा 40 और 60. इसको रखेंगे एक सेकंड, तभी जाके आंसर टैली होगा. देख लो सर, 40 एंड 50 वॉज देयर. 40 एंड 50. अभी ये क्वेश्चन हमने किस पे किया था? 200 रुपए पे. और हमारा मीन प्राइस कितना आ गया? अब मानो 200 नहीं, आपके पास 400 रुपए. आप 400 रुपए पे जब खरीद रहे हो 40 पर केजी, यू विल गेट 10 केजीज. और जब इसी 400 पे आप क्या करोगे? 50 पर केजीज, यू विल गेट हाउ मच? 8 kgs. So total you will be getting how much? 18 kgs. And total money spent is 400 and 400. That's how much? 800. So average price is 800 divided by 18. If you cancel it by 2, it becomes 400 divided by 9. And that's again 44.4. प्राइस कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. आप 400 की जगह आप 1000 रुपए खर्च करो. अर्थमेटिक मीन 2ab by a plus b. बात समझ आ रहा है कि नहीं? सो इफ आई से एन अमाउंट ऑफ रुपीज x वाज स्पेंट बाय इकबाल ऑन परचेजिंग टू डिफरेंट वैराइटीज ऑफ ऑन परचेजिंग राइस एट 40 रुपीज पर केजी एंड सेम रुपीज x फॉर परचेजिंग राइस ऑफ रुपीज 50 पर केजी. कैलकुलेट द मीन प्राइस ऑफ राइस. यू विल से सर मीन प्राइस ऑफ राइस विल बी गिवन एज 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. प्राइस जो है मुझे नहीं पता. अगर ये कहेगा भी एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन. समझ आ गया? बट इसको इवैल्यूएट करने से पहले ये आया कहां से, इसका अभी कुछ पता चलता नहीं है. ठीक है, बस आप मुझे बताओ एक चीज आपको समझ आ गया कि नहीं? हार्मोनिक मीन हम कब यूज करते हैं? हार्मोनिक मीन यहां देखो, हार्मोनिक मीन हम कब यूज करेंगे? जब कोई चीज जिसका जो ऑब्जर्वेशन हो वो रैशियो के टर्म्स में हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड. यू नो स्पीड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और इट इज दिस वन, प्राइस पर यूनिट. ठीक है, प्राइस पर यूनिट. बट व्हाट इज हैपनिंग? The numerators are being fixed in two cases. Speed is same in going from this to this. Distance is same. Once the distance is same and you want to calculate the mean, sir, do it using harmonic mean. ये arithmetic mean से नहीं होगा. समझ आ गया? लेकिन अगर क्या होगा? Price fixed होगा. Price is fixed. Unit is changing. Price is fixed. Unit is changing. Harmonic mean. Now I'll reverse it. Distance is different. टाइम इज सेम. अर्थमेटिक मीन. फिर तो अपना अर्थमेटिक मीन ठीक है. यूनिट इज सेम, प्राइस इज डिफरेंट. अर्थमेटिक मीन.
आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, ठीक है, बट एक बार देख लो, इसके बाद हम वापस आ जाएंगे इस चीज पे। जरा यहां पर देखो, पहले इस चीज को पहले खत्म करेंगे। हार्मोनिक मीन जो क्या होता है, देखिए हार्मोनिक मीन क्या कंसिडर करता है। हार्मोनिक मीन बोलता है, बताओ जी क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। आपने बोला ए और, हार्मोनिक मीन को पता है ए और बी वाली जो ऑब्जर्वेशन है ना, इनका यूनिट मैटर करेगा। ये एक्चुअली कुछ बाई कुछ है, दे आर एक्चुअली रैशोज। ये जो आप ए और बी कंसिडर कर रहे हो ना, ये इंडिविजुअल 30 kg 40 kg नहीं है, इट इज 40 रुपीज पर kgs, इट इज समथिंग लाइक दैट। दो ऑब्जर्वेशंस पे हार्मोनिक मीन नहीं निकलता, दो का वेट मीन निकालना, आप हार्मोनिक मीन निकालेंगे नहीं। हार्मोनिक मीन के लिए कंडीशन है कि ये किस चीज में होना चाहिए, रेशियोज में होना चाहिए। आपने कहा चलो ठीक है रेशियोज में है, अब क्या करें, मैंने कहा ले लो अपनी दो ऑब्जर्वेशंस, इसको रेसिप्रोकेट करो। अब आपको समझ आ गया रेसिप्रोकेट क्यों करना है, बिकॉज इसका जो मेजर वैल्यू है वो किधर पे है, डिनोमिनेटर में। निकालो इसका क्या, रेसिप्रोकेट करो। आपने कहा सर कर दिया रेसिप्रोकेट। सेकंड स्टेप रेसिप्रोकेटेड, मैंने कहा थर्ड स्टेप कैलकुलेट द एवरेज, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालो आप। हमने कहा कर दूंगा 1/a + 1/b होल डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? क्या मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, ए बी आपका एलसीएम निकलेगा, ऊपर बचेगा a + होल डिवाइडेड बाय 2। बताओ समझ आ गया? हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। अब दो चीजें डिवीजन में है, सो इट विल बिकम a + b डिवाइडेड बाय 2ab। आपको डेरिवेशन में आप बस दिखा रहा हूं कि किस तरीके से। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, आई रेसिप्रोकेटेड द ऑब्जर्वेशन। वंस आई रेसिप्रोकेटेड द ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेटेड देयर अर्थमेटिक मीन, निकल गया ये, देन अगेन रेसिप्रोकेटेड। यही लिखा था ना आपने, 2ab डिवाइडेड बाय a + b। नाउ इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, सी व्हाट आई राइट, आई से reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of observations। आपने कहा समझ नहीं आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उल्टे साइड से पढ़ो। ऑब्जर्वेशन 3, उसका क्या किया, रेसिप्रोकेट किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद वही किया सर। सो हार्मोनिक मीन इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ, किसका उल्टा, ये उल्टे की बात कर रहा है, यहां वाला उल्टा। रेसिप्रोकल ऑफ किसका उल्टा, अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यू आर गेटिंग द पॉइंट? दिस इज हाउ एक्चुअली हार्मोनिक मीन इज कैलकुलेटेड। यहां तक क्लियर? सो यू कैन सिंपली राइट डाउन हार्मोनिक मीन मीन्स the reciprocal of, means the reciprocal of the arithmetic mean, means the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the observations, of the reciprocal of the observations, of the reciprocal of the observations। समझ आ गया? अब इसको ऐसे लिखो, for example harmonic mean of a and b is calculated as, for example harmonic mean of a and b, but condition है सर, हार्मोनिक मीन सिर्फ कब, कोई भी ऑब्जर्वेशन होगी तो हार्मोनिक मीन निकालेंगे नहीं, कंडीशन है रेशियो होना चाहिए। और कौन सा रेशियो, कोई भी रेशियो, सवाल है, दैट्स अ कंडीशन। हार्मोनिक मीन तक ऐसे ही नहीं पहुंचते, एक कंडीशन है कि वो जो न्यूमरेटर आपका है वो फिक्स्ड होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर फिक्स्ड नहीं है, आपका डिनोमिनेटर फिक्स्ड है, तो सर हार्मोनिक मीन नहीं निकालते, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। एंड वी विल डू इट बाय यूजिंग एग्जांपल्स। जब आपको एग्जांपल्स देखोगे, आप खुद एग्जांपल में मुझे बताओगे यहां पर हार्मोनिक मीन लगेगा कि अर्थमेटिक मीन लगेगा। समझ आ गया? ज्योमेट्रिक मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज सिंपली परसेंटेज, वो तो निकल जाएगा, बट हार्मोनिक मीन कंफ्यूज करेगा आपको। चलिए ए एंड बी लिखा, देखो रेसिप्रोकेट द ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट स्टेप इज रेसिप्रोकेट द ऑब्जर्वेशंस। द फर्स्ट स्टेप इज रेसिप्रोकेट द ऑब्जर्वेशंस। क्या बनेगा वो, 1/a, 1/b। यही बन गई आपके ऑब्जर्वेशंस, 1/a, 1/b। नाउ नेक्स्ट स्टेप राइट डाउन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ, ऐसे लिखो, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उन्हीं का तो निकाल रहे हो ना, जो ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकेट है उसी का अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या बन जाएगा वो, 1/a + 1/b होल डिवाइडेड बाय 2। समझ आ गया? शाबाश। वो क्या बन जाएगा, यू कैन राइट इट एज 2ab डिवाइडेड बाय, सॉरी, a + b डिवाइडेड बाय 2ab। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बिकम a + b डिवाइडेड बाय 2ab। अब इसको क्या करना है, अच्छा मुझे बताओ ये क्या था आपका, ये क्या निकला आपका जो आपने ऊपर लिखा, फाइंड द
रेसिप्रोकल ऑफ, नहीं आप ये कह रहे हैं फाइंड द, ये है अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसी को क्या करना है, तो बनेगा रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझा? आप लिख लीजिए कैलकुलेट इट्स रेसिप्रोकल, कैलकुलेट इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, कैलकुलेट इट्स रेसिप्रोकल, वही आपका बन जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। बट रिमेंबर दिस इज ओनली द हार्मोनिक मीन फॉर हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस, फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस, दे कैन बी 3। तब ये नहीं करना 3ab डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ऐसा नहीं होता कुछ, ठीक है? तो उस टाइम क्या करेंगे वो हम चीज देखेंगे। अब देखो यहां पर, नाउ देयर आर 2 थिंग्स दैट आर रिमेनिंग इन दिस। नंबर फर्स्ट इज ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको खुद से डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई मैं अर्थमेटिक मीन के लिए चला जाऊं कि मैं हार्मोनिक मीन के लिए चला जाऊं। एक तो वो चीज हमारा इसमें रह गया। मैं आपको दूंगा ऐसा ही एक क्वेश्चन वैल्यूज के बगैर, बिकॉज अगर मैं वैल्यूज दे दूं इट बिकम्स वेरी सिंपल। आप विदाउट यू, जिसको पता भी नहीं होगा हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट, ही कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाय टेकिंग सम डिफरेंट वैल्यूज और सॉल्व कर सकता है। लेकिन मैं आपको वैल्यूज ही नहीं दूंगा, मैं आपको कहूंगा बताइए इस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन लगेगा हार्मोनिक मीन लगेगा, बिकॉज कभी कभी सिंपल रेशोज में अर्थमेटिक मीन भी लगता है। तो वहां पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना कि किस में अर्थमेटिक मीन लगेगा और किस में हार्मोनिक मीन। मे बी मतलब दिस, इफ दे आस्क दिस क्वेश्चन सो दैट मींस दे आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट टू द हाईएस्ट लेवल। इसके बाद कुछ है नहीं फिर, दैट मींस पेपर इज ऑफ द हाईएस्ट लेवल। बट इफ दे आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड दे कैन आस्क इट, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, they can simply frame a question and tell you, because जो पेपर बनाने वाला होता है he himself doesn't know what is the level of the question, believe me, उसको नहीं पता होता। तो अदरवाइज क्लास 4th का एग्जाम जो है वो उसी पैटर्न का होता, आपके लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का एग्जाम उसी पैटर्न का होता। यहाँ लेवल 2 का भी वही पेपर आएगा और ज़्यादा मुश्किल आएगा, लेवल 6 का पेपर ईजी आएगा, ठीक है? सो दे डोंट चेक द लेवल्स ऑफ द पेपर्स, हम किसके लिए पेपर बना रहे हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, विल अंडरस्टैंड कि किस क्वेश्चन के लिए अर्थमेटिक मीन और किस क्वेश्चन के लिए हार्मोनिक मीन। एंड सेकंड थिंग, हाउ टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कितने चीज हो गए? 2। दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड देन विल डिस्कस इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। So that will be the third thing, relation between arithmetic mean, harmonic mean and geometric mean, because they sometimes give you a question that if the arithmetic mean of 2 observations is 10 and their harmonic mean is, let me suppose 6, find the geometric mean। तब आप मत करोगे अर्थमेटिक मीन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इतना है, a प्लस बी इतना है, a b इतना है, नहीं, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा ना। सो दैट विल बी द थर्ड थिंग, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक। यहाँ तक क्लियर हो गया? वंस वी आर डन दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर देन वी कैन गो टू मीडियन एंड मोड, ठीक है? रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।